क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यार आज का सबसे पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि परिवार एक इकाई होता है। ठीक है, जो परिवार है वो एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं, यह कथन है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है यार सही नहीं है, क्योंकि इस कथन से यह स्पष्ट करना चाहिए कि इस कथन में यह स्पष्ट करना चाहिए कि बच्चे जैविक होते हैं। सेकंड ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है यार कि सही नहीं है, क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार से वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। और थर्ड ऑप्शन है सत्य है, क्योंकि यह किसी आदर्श परिवार का आकार है। और फोर्थ है सत्य है, क्योंकि सभी भारतीय परिवार इसी प्रकार से रहते हैं। तो यार क्वेश्चन को अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पर बोला है कि परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता और 2 बच्चे होते हैं, परंतु ये कोई सत्य नहीं है। हम परिवार को कभी भी एक प्रकार से डिफाइन नहीं कर सकते। परिवार को स्पेशली 2 प्रकार से बांटा गया है, एक एकल परिवार और एक संयुक्त परिवार, परंतु यहाँ केवल और केवल एक ही की बात हुई है। ऑप्शन नंबर सेकंड होगा इसका राइट आंसर। यह सही नहीं है, क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं, बिल्कुल होते हैं, तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार से वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं कि मनुष्य के पेट में अमाशय रस की प्रकृति खालिस्तान होती है। तो मनुष्य के पेट में जो अमाशय होता है उसमें एक रस होता है, उसकी प्रकृति किस प्रकार की होती है और वह रस भोजन के पाचन में सहायक है। ठीक है, वैसे होता है क्या, HCl। और अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है मतलब ये क्या हो जाएगा, अम्लीय प्रकृति का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड होगा इसका राइट आंसर, जो कि भोजन पचाने में सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं कि प्रत्येक स्थान के नाम के साथ कुछ क्षेत्र में बनाए जाने वाले सामान्य घरों के सही विवरण का मिलान कीजिए। मतलब ऐसा कुछ यार, जैसे यहाँ दे रखा मनाली, राजस्थान, असम और लद्दाख, इन चारों क्षेत्रों में किस किस प्रकार के मकान बनाए जाते हैं उनका स्पष्ट विवरण देना है। ठीक है यार, तो जो पहला ऑप्शन यहाँ पहला दे रखा है मनाली, तो मनाली में किस प्रकार के घर बनते हैं, तो ऑप्शन नंबर सेकंड होगा इसके लिए कि पत्थर या लकड़ी से बने ढालू छत वाले मकान बनते हैं। कहाँ पर, मनाली में। वहीं पर अगर हम राजस्थान की बात करें यार, तो जो राजस्थान में बनते हैं वो ऑप्शन नंबर फोर्थ होगा इसका कि मिट्टी के घर जिनकी छतें कटीली झाड़ियों से छाई जाती है। ठीक है, और वहीं पर आते हैं असम। और अगर हम असम की बात करें तो यार असम का हो जाएगा पहला। ठीक है, बांस के खंभों पर बने ऊंचे उठे हुए रहते हैं। और जो लद्दाख है, लद्दाख का ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा आंसर कि जो पत्थर, ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर फिफ्थ, पत्थर से बने घर जिनकी छत और फर्श लकड़ी की बनाई जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यार देख लो इसका पहले का दूसरा, तो पहले का दूसरा, दूसरे का चौथा, और ये ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा राइट आंसर कौन सा, सी नंबर। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की पशुओं में त्वचा का विविध पैटर्न है। ठीक है, जो पशुओं की जो त्वचा होती है उसका विविध प्रकार का पैटर्न है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा उस जलवायु के कारण होते हैं या होता है जिसमें वे रहते हैं, विविध प्रकार का जो पैटर्न है। और दूसरा है उनकी शारीरिक शक्ति को इंगित करते हैं। थर्ड है परिवर्तित प्रकाश के कारण होते हैं। और फोर्थ है उसकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं। तो यार ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा इसका राइट आंसर कि पशुओं में त्वचा का विविध पैटर्न होता है, उस जलवायु के कारण होते हैं जिसमें वे रहते हैं। ठीक है, मतलब जिस प्रकार की जलवायु में जो रहेंगे, मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि जंतु ऐसे स्थान पर रहना पसंद करते हैं जो उनके लिए अनुकूल होता है। ऐसे में कुछ जंतुओं की त्वचा एवं डिजाइन भी वैसी ही हो जाती है। ठीक है, उनके अनुकूल गुण वाली हो जाती है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 कि नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों के समुदाय में लोह तत्व की प्रचुर मात्रा किसमें अधिक होती है। मतलब जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से ऐसा कौन सा समूह है यार जिसमें लोहे की प्रचुर मात्रा, मतलब अधिकतम मात्रा है। तो यार ये क्वेश्चन शायद रिपीटेड है, पहला क्वेश्चन था। पहला ऑप्शन हो जाएगा आंवला, पालक और ये जो गुड़ है वैसे, ठीक है, गुड़ होगा। और सेकेंड है आंवला, पालक और आलू। थर्ड है आंवला, आलू, टमाटर। और फोर्थ है बंद गोभी, भिंडी और गुड़। तो यार ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इसका राइट आंसर है, आंवला, पालक और गुड़, जिसमें लोहे की मात्रा या आयरन की मात्रा अधिकतम होती है। क्वेश्चन नंबर 6वां देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यार तो यहाँ आपको 3 कथन दे रखे हैं, इन पर विचार करना है। ठीक है, वैसे 2 कथन है ये,
तो देखो कोयला पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन है। तो यार देखो कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस ये जीवाश्म ईंधन है, मतलब ये तो सही है। दूसरा है ऊर्जा के स्रोत से हमें लंबे समय तक ऊर्जा मिलती है। यार तो ये तो गलत है, ऊर्जा का स्रोत कोयला भी है, तो कोयला से क्या हमें लंबे समय तक मिलती है जो ऊर्जा है वो नहीं, मतलब ये तो हो जाएगा गलत। तो यार इसका जो आंसर ऑप्शन एक और बना देते हैं, ठीक है, केवल फर्स्ट इसका आंसर होगा, मतलब यहाँ पर लिखा नहीं है तो केवल और केवल पहला सही है, इसीलिए केवल और केवल फर्स्ट इसका आंसर होगा जो कि ऑप्शन में नहीं दिया है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का वर्गीकरण सही है। ठीक है, इनमें से कौन सा जो है ऊर्जा का वर्गीकरण सही है। तो पहला दिया है नवीनीकरणीय और अनवीनीकरणीय, सेकंड ऑप्शन दे रखा है परंपरागत और गैर परंपरागत, और थर्ड दिया है ए और बी दोनों, और फोर्थ ऑप्शन दिया है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यार इसका ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर की ऊर्जा का जो वर्गीकरण सही रूप है उसका ये भी होता है नवीनीकरणीय और अनवीनीकरणीय और परंपरागत और गैर परंपरागत। ठीक है, मतलब हम इस प्रकार से ऊर्जा को बांटते हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 कि निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है। यार तो ऐसा कौन सा पक्षी जो कि कैक्टस का जो पौधा होता है उसके कांटों के बीच अपना घर बनाता है या अपना घोंसला बनाता है। तो यार पहला ऑप्शन है यहाँ पर शकरखोरा, ठीक है, शकरखोरा, सेकंड है बयां, और थर्ड है कलचिड़ी, और फोर्थ है फक्ता। ठीक है, तो यार ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर इसका। जो फक्ता नाम का एक पक्षी है ये कैक्टस के पौधे में अपना घोंसला बनाकर रहता है, और ये मुख्यतः पाया जाता है राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में, और इसे सिरोटी या डव पक्षी के नाम से भी जाना जाता है। और ये 4th क्लास का क्वेश्चन है यार। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों का समूह छाटिए। ठीक है, वैसे यहाँ चाय कौन सा है, ठीक है, वैसे लिख दिया है, पर यहाँ हो जाएगा कि निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोग का समूह का चयन कीजिए। तो यार पहला ऑप्शन है मियादी बुखार, हैजा और चिकनगुनिया, सेकंड ऑप्शन है मलेरिया, HIV, एड्स और डेंगू, थर्ड ऑप्शन है HIV, एड्स, हैजा और डेंगू, और फोर्थ ऑप्शन है डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया। तो यार जो मच्छरों से फैलते हैं वो ये तीनों रोग फैलते हैं, मतलब डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 कि घटपर्णी पौधा है। ठीक है, जो घटपर्णी पौधा होता है वो क्या होता है। तो पहला ऑप्शन है मुँह छोटी छोटी कंटियों से ढका होता है, सेकंड ऑप्शन है भारत में नहीं पाया जाता, थर्ड ऑप्शन है मेंढकों, कीड़े मकोड़े और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है, और फोर्थ ऑप्शन है कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करने के लिए उच्च तारत्व की ध्वनि निकालता है। यार तो देखो पहला ऑप्शन तो हो नहीं सकता, उसकी जो मुंह होता है वो कटीली से झाड़ियों से ढका होता नहीं है, सेकंड भी नहीं हो सकता क्योंकि भारत में नहीं पाया जाता बल्कि असम में ये पाया जाता है, मतलब ये भी आंसर नहीं है। फोर्थ ऑप्शन है कि वो ध्वनि निकालता है बोला है, ठीक है, तो ध्वनि भी नहीं निकालता है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड होगा राइट आंसर मेंढक की कीड़े मकोड़े और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा लेता है, और स्पेशली ये दलदली भूमि में पाया जाता है, क्योंकि दलदली भूमि में पाए जाने का मुख्य कारण है कि इस प्रकार के पौधों में नाइट्रोजन की मात्रा की कमी होती है, और ये नाइट्रोजन की मात्रा की पूर्ति के लिए कुछ कीड़े मकोड़ों को खा लेता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की चर्चा करना निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, जो चर्चा करना है वो निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है। तो पहला है पूंजीवादी सिद्धांतों पर, सेकंड है लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर, थर्ड है साम्यवादी सिद्धांतों पर, और फोर्थ है मार्क्सवादी सिद्धांतों पर। तो यार ऑप्शन नंबर सेकंड होगा राइट आंसर इसका कि लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर आधारित है क्या, चर्चा करना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की परियोजना के निर्माण में किसकी भूमिका मार्गदर्शक, सहयोगी तथा दोस्त के समान होती है। ठीक है, मतलब कोई भी परियोजना का निर्माण किया जा रहा है तो किसकी भूमिका है, जिसकी भूमिका मार्गदर्शक, सहयोगी और दोस्त के समान होती है। तो ऑप्शन नंबर पहला है यार पिता, दूसरा है माता, थर्ड है शिक्षक और फोर्थ है भाई। तो यार ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। जो शिक्षक है उसकी भूमिका, जो उनकी भूमिका मार्गदर्शक, सहयोगी और दोस्त की तरह होती है किसी भी परियोजना के निर्माण में। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 हो जाएगा कि पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य
नहीं है। ठीक है यार, ऐसा कौन सा कथन है जो कि सत्य नहीं है, वो बताना इन चारों ऑप्शन में। तो पहला ऑप्शन है पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत मुख्य रूप से जलमंडल का अध्ययन किया जाता है। सेकंड ऑप्शन है पर्यावरण अध्ययन का संबंध मानव स्वास्थ्य से भी है। और थर्ड ऑप्शन है पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा की शुरुआत प्राथमिक कक्षा से की जानी चाहिए। और फोर्थ ऑप्शन है पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए अनिवार्य होनी चाहिए। तो यार देखो, ये पर्यावरण का अध्ययन मानव स्वास्थ्य से है, ये तो सही है। प्राथमिक कक्षा से शुरुआत कर देना चाहिए, ये भी सही है। वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए देना चाहिए, ये भी सही है। मतलब यहाँ पर दे रखा है कि यार इसके देखो पहला ऑप्शन गलत होगा और उसने गलत ही छांटने को बोला है। तो देखो जल मंडल का अध्ययन होता है मुख्यतः, ये बोला है, परंतु ऐसा नहीं है। इसमें जैव मंडल का अध्ययन होता है और जैव मंडल के अंतर्गत सारी चीज़ें आती है, ना कि जल मंडल। इसीलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा राइट आंसर, ये यहाँ गलत है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या महत्वपूर्ण है। ठीक है, मतलब पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण जब हम पढ़ा रहे तो उसके संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या महत्वपूर्ण है इन चार के अनुसार। तो पहला ऑप्शन विषय वस्तु का चयन सामाजिक परिप्रेक्ष्य में होना चाहिए। सेकंड ऑप्शन है भिन्न भिन्न विषयों का एकीकरण होना चाहिए। थर्ड ऑप्शन है पाठ्यक्रम द्वारा छात्रों के सामाजिक भावनात्मक तथा आध्यात्मिक पक्षों के विकास पर बल दिया जाना चाहिए। और फोर्थ है उपरोक्त सभी। तो यार ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर कि विषय वस्तु चयन सामाजिक परिप्रेक्ष्य में होना चाहिए, भिन्न भिन्न विषयों का एकीकरण होना चाहिए और पाठ्यक्रम द्वारा छात्रों को सामाजिक भावनात्मक तथा आध्यात्मिक पक्षों के विकास पर बल दिया जाना चाहिए। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर, क्योंकि ये तीनों के तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 15वां की एकीकृत उपागम की व्यवस्था करते समय ध्यान देना चाहिए। ठीक है, जो एकीकृत उपागम की व्यवस्था करते समय किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है विषय वस्तु को सरल से कठिन की ओर संगठित करना चाहिए। बिल्कुल है, जब भी हम कोई सिलेबस तैयार करते तो इसी प्रकार से होना चाहिए कि विषय वस्तु को सरल से कठिन की ओर संगठित करना चाहिए। सेकंड ऑप्शन है पाठ्यक्रम में विभिन्न इकाइयों को क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित करना चाहिए। यार तो सेकंड भी सही है। थर्ड है मंदबुद्धि एवं पिछड़े छात्रों के अधिगम गति को बढ़ाना चाहिए। ठीक है, मतलब जो मंद बुद्धि और पिछड़े वर्ग के जो छात्र हैं इनके अधिगम की जो मंद बुद्धि या इनके अधिगम की गति को बढ़ाना चाहिए। मतलब ये भी सही है। तो उपरोक्त डी होगा राइट आंसर कि एकीकृत उपागम की व्यवस्था करते समय ध्यान देना चाहिए तो इन सभी चीज़ों का। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं कि प्राथमिक कक्षा के स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण की 3 मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, मतलब प्राथमिक कक्षा के स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के 3 मुख्य उद्देश्य है। तो पहला है यार ज्ञान, अवबोध और अनुप्रयोग। सेकंड ऑप्शन है यहाँ पर कौशल, रुचियाँ और अभिवृत्तियाँ। थर्ड ऑप्शन है यहाँ पर योग्यताएं, प्रशंसा और अवकाश काल का सदुपयोग। और फोर्थ है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यार ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इसका राइट आंसर कि प्राथमिक कक्षा स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के 3 मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। तो ज्ञान, अवबोध और अनुप्रयोग। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा राइट आंसर। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 कि पर्यावरण अध्ययन का संबंध निम्न में से किस विषय से है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है भाषा, दूसरा है विज्ञान, थर्ड है सामाजिक विज्ञान और फोर्थ है यह सभी। तो यार पर्यावरण अध्ययन का संबंध इन सभी से, मतलब ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर इसका। मतलब ये बोल सकते हैं कि भाषा विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, नागरिक शास्त्र, मतलब सारी चीज़ों को इसमें पढ़ाया जाता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं कि विज्ञान से सामाजिक विज्ञान में निम्नलिखित में से किन विषयों पर विशेष सह संबंध होता है। मतलब ये बोल सकते हैं कि विज्ञान से सामाजिक विज्ञान के निम्नलिखित में से किन विषयों का विशेष संबंध होता है। तो पहला ऑप्शन है इतिहास एवं भूगोल का, सेकंड ऑप्शन है नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र का, थर्ड ऑप्शन है नागरिक शास्त्र और इतिहास का और फोर्थ ऑप्शन है पर्यावरण एवं अर्थशास्त्र का। तो यार ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर, नागरिक शास्त्र और इतिहास। ठीक है, नागरिक विज्ञान से सामाजिक विज्ञान के नागरिक शास्त्र तथा इतिहास विषयों का विशेष सहसंबंध होता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं कि पर्यावरण अध्ययन को पढ़ाने
कि कौन कौन सी विधियां प्रचलित है। ठीक है, मतलब पर्यावरण अध्ययन जब हम पढ़ाते हैं तो कौन कौन सी विधियां प्रचलित है। तो पहली विधि है निर्देशित खोज, बिल्कुल ये भी प्रचलित है। सहयोगात्मक अधिगम ये भी प्रचलित है। और समस्या समाधान ये भी प्रचलित है। मतलब ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर कि निर्देशित खोज। ठीक है, निर्देशित, सहयोगात्मक और समस्या समाधान ये तीनों प्रकार की विधियां इन्वायरमेंट को पढ़ाने के लिए प्रचलित है। क्वेश्चन नंबर 20 हो जाएगा, शिक्षण की खालिस्तान उस विधि को कहते हैं जिसमें सामान्य से विशिष्ट अथवा सामान्य नियम से विशिष्ट उदाहरण की ओर बढ़ते हैं। यार तो ये आपने मैथ्स की पेडागोजी अगर अच्छे से पढ़ी होगी तो ये लाइन आपको कई बार मिली होगी। ठीक है, सामान्य नियम से मतलब सामान्य नियम से विशिष्ट उदाहरण की ओर बढ़ता है। तो यार ये स्पेशली आता है निगमन विधि में। ठीक है, और ये उच्च कक्षाओं में इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, आपने ये सारी चीज़ें पढ़ रखी होगी, मैथ्स की पेडागोजी से रिलेटेड है। बाकी पेडागोजी मैक्सिमम हर जो सिलेबस है उन मतलब हर एक चैप्टर में या फिर हर एक पार्ट जो भी हमारे विषय, हर विषय में कुछ ना कुछ कॉमन चीज़ें उसमें मिल ही जाती है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की पाचन तंत्र में सुधार लाने वाला सर्वोत्तम आसन है। ठीक है, ये भी योग से हो जाएगा क्वेश्चन कि पाचन तंत्र में अगर सुधार लाना है तो सर्वोत्तम आसन कौन सा होगा। तो पहला है वज्रासन, दूसरा है विश्राम आसन, और थर्ड है ताड़ासन, और फोर्थ है भद्रासन। तो यार ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा राइट आंसर इसका कि वज्रासन जो है वो पाचन तंत्र को सुधारने के लिए सर्वोत्तम है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की कठपुतली प्ले किन समुदाय में अधिक लोकप्रिय है। ठीक है, कठपुतली प्ले का नाम आपने सुना ही होगा जो कि राजस्थान में होती है। तो स्थानीय समुदाय में, शहरी समुदायों में, युवा वर्ग में या उच्च धन्याढ्य समुदाय में। तो यार ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा इसका राइट आंसर कि स्थानीय समुदाय में कठपुतली प्ले अधिक लोकप्रिय है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की भारत में कठपुतली प्ले सर्वाधिक किस राज्य में लोकप्रिय है। तो यार अभी हम बता ही चुके हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा इसका राइट आंसर राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं कि निम्न में से कौन सा वनों का प्रत्यक्ष लाभ नहीं है। ठीक है, जो डायरेक्ट हमें उससे प्रॉफिट नहीं होता है वो कौन सा है। तो पहला ऑप्शन है वनों से ऑक्सीजन की पूर्ति होती है, बिल्कुल राइट है, सही है। वन पर्यावरणीय संतुलन स्थापित करते हैं। ठीक है, तो यार देखो जो वन है पर्यावरणीय संतुलन स्थापित करते हैं, तो स्थापित करते हैं पर क्या ये एक दिन में करते हैं क्या, नहीं, क्योंकि ये सालों लग जाता है। परंतु थर्ड ऑप्शन देखेंगे वनों से औषधि प्राप्त होती है, बिल्कुल सही है। हम औषधि लेकर आ जाते हैं और वनों से घरेलू उपभोग की वस्तुएं प्राप्त होती है, तो ये भी सही है। मतलब ऑप्शन नंबर उसने पूछा है क्या है, देखो यार वनों का प्रत्यक्ष लाभ नहीं है, तो क्या होगा वन पर्यावरण संतुलन स्थापित करना, जो कि प्रत्यक्ष लाभ नहीं। ऑप्शन नंबर सेकंड होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं कि मैंग्रोव वन निम्न में से किन वनों या किन क्षेत्रों में पाया जाता है। मैंग्रोव वन कहाँ कहाँ किस प्रकार के वनों में पाया जाता है। तो पहला ऑप्शन है पर्वतीय वन, दूसरा है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, और थर्ड है ज्वारी वन, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सेकंड होगा इसका राइट आंसर कि जो मैंग्रोव वन है वो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाए जाते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी। ठीक है, तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी यार 1973, 75, 77 या 93। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा राइट आंसर 1993 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। और क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं कि राष्ट्रीय धरोहर स्थल के संवर्धन के लिए सांस्कृतिक मंत्रालय ने की शुरुआत। ठीक है, सांस्कृतिक मंत्रालय की शुरुआत की है। मतलब ये बोल सकते हैं कि राष्ट्रीय धरोहर स्थल को संवर्धन के लिए मतलब संरक्षित के लिए सांस्कृतिक मंत्रालय ने क्या शुरुआत किया गया है। तो पहला ऑप्शन है नेशनल कल्चर फंड, सेकंड है धरोहर फंड, थर्ड है स्मारक फंड, और फोर्थ है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यार इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट नेशनल कल्चर फंड। ठीक है, मतलब राष्ट्रीय धरोहर स्थल के संवर्धन के लिए सांस्कृतिक मंत्रालय ने नेशनल कल्चर फंड की शुरुआत की गई है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 हो जाएगा शौचालय क्यों जरूरी है। स्वच्छता के लिए, ठीक है, और शानो शौकत आएगा। ठीक है, शानो शौकत के लिए, और थर्ड है खेती बाड़ी में सुविधा के लिए, और फोर्थ है उपरोक्त में से कोई नहीं। यार तो शौचालय क्यों जरूरी है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा राइट आंसर स्वच्छता
के लिए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 कि भारत का सर्वप्रथम उर्वरक कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था। ठीक है, तो जो उर्वरक कारखाना कहाँ स्थापित किया गया, तो पहला ऑप्शन है रानीखेत, दूसरा है सिंदरी, थर्ड है फूलपुर और फोर्थ है अलवाय में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा यार सेकेंड राइट आंसर सिंदरी में। ठीक है, भारत का प्रथम रासायनिक उर्वरक कारखाना 1906 में। ठीक है, 1906 में, और सॉरी यार ये सिंदरी में नहीं होगा, ये होगा रानीपेट में। ठीक है, रानीपेट तमिलनाडु में स्थापित किया गया था और भारत का पहला सुपर फास्फेट उर्वरक कारखाना है ये। ठीक है, इतना याद रखिएगा। और भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना 1951 में की गई। तो रानीखेत में प्रथम उर्वरक कारखाना बना था कब, 1906 में, तमिलनाडु में। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि बास्केटबॉल खेल की शुरुआत किस देश से हुई है। तो यार ऑप्शन नंबर इसका सेकंड होगा राइट आंसर, अमेरिका से। और 1932 में अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल संघ की स्थापना की गई थी। ठीक है, और स्टार्ट कहाँ से हुआ है, तो अमेरिका से। तो यार आज के लेक्चर में तो इतना ही, अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जहाँ पर भी सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखिए।